दोस्तों ये फियर फाइल्स की एक नई कहानी है। इसमें ये जो इसकी भाभी होती है इसको कमरे में छोड़ने आती है दोस्तों। इसकी नई नई शादी होती है और आज इसकी पहली रात थी इस घर में, मतलब सुहाग रात थी। अब दोस्तों ये इसकी भाभी इसको छोड़कर यहाँ से जाने ही वाली होती है। दरअसल में एक केशव नाम के लड़के से इसकी शादी हुई थी। अब दोस्तों जैसे ही वो अकेली होती है कमरे में, तो थोड़ी देर के बाद उस कमरे की लाइट चली जाती है। दोस्तों लाइट जाने के बाद कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और इस लड़की को अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगती हैं, किसी लड़की की, जैसे कोई रो रहा हो। अब जैसे ही वो इन सबको देखने के लिए ढूंढती है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तभी उसके हाथ में एक तस्वीर नज़र आती है। और ये तस्वीर दोस्तों और किसी की नहीं बल्कि उसके पति केशव और उसके बड़े भाई की थी। दोस्तों ये तस्वीर देख ही रही होती है कि तभी अचानक से इसके हाथ के ऊपर कोई अटैक कर देता है, मतलब इसके हाथ के ऊपर कोई मार देता है। और थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक बिल्ली थी, काली बिल्ली। दोस्तों उस बिल्ली को देख के वो बहुत डर जाती है और तभी कमरे की लाइट भी आ जाती है। और थोड़ी देर के बाद दोस्तों केशव भी कमरे में आ ही जाता है। अब केशव को देख के ये सारी बातें जो इसके साथ हुई थी केशव को बताती है, लेकिन केशव सारी बातें हल्के में लेता है और बोलता है कि अरे वो बस दूध पीने आई होगी, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी दोस्तों थोड़ी देर के बाद वो रात बीत जाती है और हमें दिखाया जाता है अगली सुबह, जहाँ पर केशव का बड़ा भाई और उसकी भाभी दोनों के साथ अकेला रह रहा होता है, क्योंकि इनकी माँ दोस्तों बचपन में ही चल बसी थी जब ये छोटे थे और पिता की मौत को भी काफ़ी अरसा हो ही गया था। अब दोनों ये भाई अकेले ही रहते थे यहाँ पर। और बड़ा वाला भाई केशव को बोलता है कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है और वो जो हमने रिजॉर्ट लिया था उसमें भी कोई आ जा नहीं रहा, और हम सोच रहे हैं कि उसको बेचकर एक उससे जो भी पैसे आएंगे हम आधा आधा अपने आप बांट लेंगे। ये सब बात सुनते ही दोस्तों केशव की नई बीवी जो आई थी दुल्हन, वो कहती है कि आपने तो हमें कभी वो रिजॉर्ट दिखाया ही नहीं, हमें भी वो रिजॉर्ट दिखाई। दोस्तों मधु सबके सामने बोलती है कि मैं अभी 10-15 मिनट में सारी पैकिंग कर लेती हूँ और तैयार होती हूँ, हम सब उसी रिजॉर्ट में चलेंगे कुछ दिन बिताने, और वैसे भी वो आपका बिजनेस है। ये बात सुन के दोस्तों सारे ही लोग हैरान परेशान हो गए, क्योंकि उनको पता था कि उस रिजॉर्ट में कोई ना कोई बुरी आत्मा तो है। इसलिए वो लोग वहाँ पे जाने से कतराते थे और इसी वजह से वो रिजॉर्ट चल भी नहीं रहा था। तब दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग वहाँ रिजॉर्ट में पहुँच जाते हैं और दोस्तों रिजॉर्ट बहुत बड़ा था। यह सब देखकर मधु, जो नई दुल्हन दुल्हन थी, वो बहुत खुश होती है और ये रिजॉर्ट उसको काफ़ी अट्रैक्ट भी कर रहा था। तभी कुछ अगले सीन में हम देखते हैं दोस्तों खाना बना रही होती है, तभी उसके पास एक काली बिल्ली आके बैठ जाती है। दोस्तों मधु सोचती है कि ये शायद दूध पीने आई होगी, लेकिन तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मधु की भाभी जो थी वो अंदर एंटर करती है और उस बिल्ली को देखकर उसकी आत्मा कांप जाती है। वो बहुत डर जाती है और वो उस बिल्ली को मारना चाहती है, लेकिन मधु उसे बोलती है कि वो दूध ही पीने आई होगी, आखिर इतना डर क्यों रही हो आप। दोस्तों मधु को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि इसके घर वाले कुछ ना कुछ बात तो इससे छुपा रहे हैं। और दूसरे सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि उस काली बिल्ली का पीछा करते करते मधु बाहर निकल जाती है। और जब वो बाहर जाती है दोस्तों, तो उसको एक औरत मिलती है जो बहुत ही दिखने में डरावनी होती है। दरअसल में ये काला जादू करने वाली औरत होती है और वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ घसीटती हुई ले जाती है और मधु बेचारी चिल्लाती ही रह जाती है। दोस्तों मधु बहुत चीख रही चिल्ला रही होती है, तो उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति केशव रिजॉर्ट के बाहर आ जाता है और उसको ढूंढने लगता है। तभी सामने से देखते हैं कि वो औरत भी केशव को देख रही थी। केशव बोलता है कि मेरी बीवी को छोड़ दो, नहीं तो मैं बहुत नुकसान पहुंचाऊंगा तुम्हें। लेकिन दोस्तों वो काला जादू करने वाली औरत थी, वो केशव को अपनी जादू से नुकसान पहुंचाती है और केशव बेचारा नीचे गिर जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि केशव उस काली बिल्ली को उठा लेता है और बोलता है कि अगर तूने मेरी बीवी को नहीं छोड़ा तो मैं तेरी इस बिल्ली को मार दूंगा। दोस्तों वो औरत, काली औरत, उसकी बीवी को छोड़ देती है और उधर केशव भी उस बिल्ली को रिहा कर देता है।
दोस्तों ये दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग ही रहे थे, तभी केशव की बीवी मधु उसे पूछती है कि आखिर ये औरत कौन थी। तब केशव कहता है कि ये हमारे गांव से निकाली हुई एक काली औरत, काली जादू करने वाली एक औरत है, जिसे गांव वालों ने धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया। तब दोस्तों अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके बड़े भाई की बीवी को, जो वॉश बेसिन में अपना मुंह धो रही थी। दोस्तों मुंह धोते धोते जब उसकी नज़र शीशे में पड़ती है तो उसे बहुत ही भयानक दिखने वाला एक चेहरा नज़र आता है, और वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और बाथरूम से भागने की कोशिश करती है। दोस्तों उस चेहरे को देख के, जो बहुत ही भयानक था, सुनीता अपने पति के पास भागती हुई जाती है और उसे बोलती है कि मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। सुनीता सब कुछ अपने पति को बताती है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करता। और दोस्तों सुनीता तुरंत ये फैसला लेती है कि वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी, और वो अपने पति को भी समझा रही थी, लेकिन वो नहीं माना। सुनीता अपने बेटे को लेकर घर से निकल ही रही थी, लेकिन उसके बेटे ने भी उसके साथ जाने से मना कर दिया। दोस्तों अब सुनीता ने फैसला किया कि वो अकेले ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों जैसे ही वो निकलती है उस घर से, जंगल के बीचों बीच उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, और दोस्तों सुनीता को आसपास अपने एक साया सा नज़र आ रहा था, और ये साया और कोई नहीं था दोस्तों, वही था जो उसे घर में मिला था। वो बहुत ही भयानक चेहरा था, और थोड़ी देर बाद देखते ही देखते उस भयानक से दिखने वाले शैतान ने सुनीता को मार दिया। दोस्तों सुनीता की मौत के बाद भी इस घर में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती हैं। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी औरत इस घर में एंटर होती है, एक मिठाई का डब्बा लिए हुए हाथ में, और दोस्तों वो घर में घुसते ही मधु से मिलती है। मधु उसको पहचान जाती है और उसके पैर छूती है दोस्तों, क्योंकि ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी सास थी, उसके पति की माँ। तब वो उस अपनी सास से बोलती है कि आप इतने टाइम बाद आ रही हो, कहाँ चली गई थी आप, और इतने टाइम बाद आपको यहाँ आने का रास्ता कैसे दिखाई दे दिया माँ जी। दोस्तों वो बूढ़ी औरत मधु को बोलती है कि ये मिठाई का डब्बा मैं तुझे देकर जा रही हूँ, और ये मेरे बच्चों को खिला देना और तुम भी खा लेना, लेकिन गलती से भी उन्हें ये मत बताना कि ये डब्बा मैंने दिया है तुमको, नहीं तो वो खाएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत नफ़रत करते हैं। और ये सब बताकर दोस्तों वो औरत वहाँ से निकल जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मधु वो मिठाई का डब्बा लेके अपने पति और अपने पति के भाई के पास जाती है और उनसे बोलती है कि लो लड्डू खाओ। और लड्डू खाते जैसे ही उन्होंने लड्डू खाया, वो बोलती है कि ये लड्डू हमारी माँ ने आके दिए हैं। ये बात सुनकर दोस्तों दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और दोस्तों रघु वो सीधा जंगल की तरफ भागता है। तभी दोस्तों मधु केशव से बोलती है कि आखिर ये मांजरा क्या है, मुझे सब सच सच जानना है। दोस्तों वो औरत जो लड्डू देकर गई थी, असल में वो और कोई नहीं बल्कि वही भयानक सी दिखने वाली पिशाचनी थी। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर वो काला जादू करने वाली औरत भी आ जाती है, और उसको बोलती है कमलेश को कि सारी सच्चाई बता दे, वो वापस आ चुकी है, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, मेरी बात मान और सब कुछ सच सच बता दे। दोस्तों केशव सब कुछ सच सच अपनी बीवी को बताने लगता है। वो बताता है कि हमारी माँ हमको पिताजी की मौत होने के बाद वो ही पालती थी, और हम जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, माँ की भी उम्र बढ़ती जा रही थी। माँ को बिल्लियों से बहुत प्यार था। वो हमारे घर में, इसी घर में बहुत सारी बिल्लियों को पनाह देती थी, और यही नहीं बल्कि जंगलों की जंगली बिल्लियाँ भी उनके पास आती थी। यह सब देखकर दोस्तों एक दिन रघु जो मेरा भाई है वो माँ के पास गया और माँ से बोलने लगा कि माँ जी तुम प्रॉपर्टी के पेपर सारे साइन कर दो, हम इस जगह को रिज़ॉर्ट बनाएंगे, और रिज़ॉर्ट बना के हम सब लोग यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उनकी माँ ने साइन करने से मना कर दिया दोस्तों, क्योंकि वो पशुओं को बहुत प्यार करती थी। वो हर पशु पक्षी उससे बहुत लगाव करती थी, और उसने बोला कि मैं यहाँ पर एक पशु आश्रम बनाऊंगी, रिज़ॉर्ट नहीं। तब इन सब से गुस्सा आकर दोस्तों रघु ने एक दिन बिल्लियों के खाने में जहर मिला दिया, और धीरे धीरे करके सारी बिल्लियाँ मर गईं। दोस्तों ये सब देखकर उनकी माँ बहुत गुस्सा हुई, और
रघु ने अपनी गलती भी कबूल कर ली थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत मारा। अब इसी हाथापाई के चक्कर में दोस्तों उसकी माँ को धक्का लगा और वो एक अलमारी से जाकर टकरा गई, जिससे उसका सर लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों यह सब देखकर उन दोनों ने अपनी माँ की लाश इसी घर में थोड़ी सी आगे जाकर गाड़ दी थी। दोस्तों केशव बताता है कि माँ की मौत के बाद हमने इस जगह को रिजॉर्ट बना दिया था और माँ की लाश वहीं आगे थोड़ी दफन करी थी। और अब दूसरे सीन में हम देखते हैं दोस्तों रघु अपनी माँ की जहाँ गाड़ा था माँ को वहाँ पर पहुँच जाता है और माफ़ी मांगता है अपनी माँ से, लेकिन दोस्तों वहाँ पर वही पिशाचनी आ जाती है और रघु को एक बिल्ली बना देती है। दोस्तों ये पिशाचनी और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी, जिसके अंदर सारी बिल्लियों ने प्रवेश कर लिया। वो बिल्ली दोस्तों घर में आ जाती है, यानी कि रघु, और केशव उस पर गन चला देता है। वो काला जादू करने वाली औरत बोलती है कि ये कोई बिल्ली नहीं थी बल्कि तेरा सगा भाई था। दोस्तों यह सब देखकर केशव बहुत पछताता है और बहुत दुख होता है उसको कि उसने अपने ही हाथों अपने भाई की जान ले ली। दोस्तों ये जो पिशाचनी थी ये और कोई नहीं बल्कि इनकी माँ ही थी, जिसके अंदर उन सारी बिल्लियों की आत्मा आ गई थी। अब दोस्तों वो पिशाचनी केशव पर भी हमला करती है और वो जादूगरनी मधु को बोलती है कि अगर तुझे अपने पति की जान बचानी है तो सब बिल्लियों का सामान इकट्ठा कर, मतलब उनके बॉडी पार्ट्स। अब दोस्तों मधु सारे बिल्लियों के बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करती है और उसे जंगल में मिलने जाती है। तब वो जादूगरनी बोलती है कि इन सब पार्ट्स को वहाँ रख अपनी सास के जहाँ उसको दफन किया था और इन सब पार्ट्स को जला दे, तभी तेरी माँ की शरीर से वो सारी आत्माएं बाहर आई। अब दोस्तों मधु उस जादूगरनी के कहने पर माचिस जलाती है और उन सब चीज़ों में आग लगा देती है। दोस्तों तभी थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पिशाचनी मधु के पास आ जाती है और उसके ऊपर घुर्राने लगती है। मधु ये सब देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोस्तों जैसे ही जो चीज़ें चलना शुरू होती हैं उसके शरीर से बिल्लियों की आत्मा भी निकलना शुरू होती है और देखते ही देखते वो एक नॉर्मल बॉडी में तब्दील हो जाती है। दोस्तों तभी थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि यह सब देखकर केशव भी वहाँ आ जाता है और दोनों वहाँ पे फैसला लेते हैं कि अब हम इस जगह को रिजॉर्ट नहीं बल्कि माँ की इच्छा के अनुसार एक